तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक आपको सामने ही दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो थोड़ा सा मैं एक बार क्योंकि रिकैप कर दूं, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? मैटर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास होता है और जो जगह ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो बने हैं, उन्हें वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, जिसे हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। तो ये जानने के लिए कि पार्टिकल से बने हैं, वो छोटे ही पार्टिकल से बने हैं जिसे हम देख नहीं पा रहे माइक्रोस्कोप से, उसको इस बात को सिद्ध करने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए, और वो मोशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ये साबित करने के लिए हमने कुछ सबूत देखे, एविडेंसेस देखे, जो हमें दो टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट बेस पे मिले। एक तो डिफ्यूज़न और दूसरा था जो था ब्राउनियन मोशन पे बेस्ड था, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। अगर किसी ने को अभी भी कोई प्रॉब्लम तो वो वीडियो, लास्ट वीडियो देख सकता है, ठीक है। आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, उसकी लिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की, मैटर इन आर सराउंडिंग की, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि आपके जो मैटर होते हैं, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसे हम एटम्स कहते हैं, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। ये साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि आप इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो इनकी ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं हम। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, मैटर के पार्टिकल्स, मतलब मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कि आपको पता है, पार्टिकल्स को हम लोग एटम या मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो ये चार हैं आपके सामने, जिसमें से हमने दो ऑलरेडी कर लिए हैं। जो हमने नेचर ऑफ मैटर किया था ना, मैटर का जो आपने नेचर पढ़ा था, उसमें आपने दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो ऑलरेडी यही हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और दो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट, द पार्टिकल। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वाइट डॉट दिख जाएगा जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। द पार्टिकल्स of matter are very very small. Particles of matter are very very small. Particles of matter have space between them, सेकेंड है। इसके बाद थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और फोर्थ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैं आपको एक बार थोड़ा सा वापस बोल देता हूँ, मेरे साथ रिपीट करिएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फोर्थ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट का मीनिंग क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब मैटर जिन पार्टिकल से बनता है, यानी बोले तो एटम और मॉलिक्यूल से बनता है, उन पार्टिकल्स को यही कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? का साइज में बहुत बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम ना एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक्टिविटी के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बातें हम मेंशन भी करी गई है, ठीक है। वी विल नाउ परफॉर्म सम सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, उसको हम शो करेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी होती है। द सैम्पल ऑफ मैटर और मटीरियल विच विल बी यूजिंग फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्सपेरिमेंट आर। अच्छा, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो हम करेंगे ये दिखाने के लिए कि मैटर जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके लिए हमें चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट, वाटर, शुगर, इंसेंस स्टिक्स, एयर, कॉपर सल्फेट, अ पीस ऑफ चॉक, आइस एंड आयरन नील। अच्छा, ये बहुत एक एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, और चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए। सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं। द वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी शोन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोला है कि जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है बहुत बहुत छोटे होते हैं, हम ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? वो एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए हमें लेना है पोटेशियम पर मैग्नेट। शायद हमने ये एक्टिविटी पहले कर रखी है, याद करिए, ठीक है। पहले एक्टिविटी थी सॉलिड इन लिक्विड वाली, डिजॉल्विंग सॉलिड, वही है। पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है, पानी लेना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। जो हमने पिछला किया था उससे थोड़ा बदलाव है, कुछ बातें चेंज हैं, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, क्या है, लेकिन हमने सामान सेम ले रखा है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, जो कि एक तरह का मैटर है। वी टेक 2 और 3 स्मॉल क्रिस्टल, इसके छोटे छोटे 2 या 3 टुकड़े ले लेने हैं आपको पोटेशियम पर मैग्नेट के। वन थिंग जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट? कैपिटल के, कैपिटल एम, स्मॉल एन, कैपिटल ओ एंड 4, KMnO4। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, एंड डिजॉल्व इट इन 100 मिलीलीटर
ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ कि आप एक बीकर लीजिए, उसमें पानी लीजिए 100 ml, ठीक है। उस 100 ml पानी में क्या करिए आप, मिलाइए 2 से 3 टुकड़े किसके, पोटेशियम पर मैग्नीट के। वी विल गेट अ डीप पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नीट इन वाटर। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे हमें जो पोटेशियम पर मैग्नीट इन वाटर हमने जो डाला था उसमें, उसकी वजह से कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा डीप पर्पल कलर का। अब मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन का मतलब बता दूं। देखो व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब दो सब्सटेंस, एक जो कम मात्रा में उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इन दोनों को जब आप साथ में ले आते हैं, जैसे अपने इस केस में पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा सॉल्यूट है, और लिक्विड यानी कि वाटर जो है हमारा पोटेशियम सॉरी वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो आप ये ए जो फिगर के अंदर ए वाला जो पार्ट है आप देख सकते हो कि इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, इसकी मात्रा अच्छी खासी है। अब हमें क्या करना है, आगे क्या करना है समझिए। ये जानने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट से ये जानने के लिए कि पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे साइज से बने हुए हैं, ये जानने के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को 100 ml पानी में डाला। इसके बाद क्या करेंगे, जो पहला बीकर है ना, अब एक और बीकर लेंगे, उसमें हम लेंगे 90 ml पानी। कितना लेंगे, 90 ml पानी, ठीक है। और पहले बीकर से ना 10 ml पानी उसके अंदर मिक्स कर देंगे, तो टोटल कितना सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, फिर से 100 ml का। सेकंड बीकर में देखो बोला है ना, टेक 10 ml ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन फ्रॉम प्रीवियस बीकर। पहले वाले बीकर से अगले वाले बीकर में 10 ml लेना है जो बना पड़ा था, और 90 ml पानी लेना है अगले बीकर में, तो टोटल हो जाएगा 100। फिर ऐसे ही अगला बीकर आप लोगे, जैसे सी पे जो बना हुआ बीकर है, इसमें देखो इसमें भी 90 ml पानी लेना है, और बी में से ना 10 ml इसमें मिला देना है, टोटल 100 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो, तो ये जो सॉल्यूशन है धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। डाइल्यूट कैसे हो रहा है, क्योंकि पानी का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए कोई भी चीज़ अगर डाइल्यूट, तो समझ जाइए उसमें वाटर की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में डी बीकर लिया, बीकर नंबर डी को अगर देखो तो इसमें फिर 90 ml पानी लिया, और 10 ml क्या करा, इसमें से इसमें पुट कर दिया, ओके। फिर से नेक्स्ट बीकर हमने लिया, उसमें 90 ml पानी लिया, लेकिन 10 ml पिछले बीकर यानी डी बीकर से 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया। 10 ml पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, ठीक है। और अगर आप एफ़ को देखें तो एफ़ में भी हमने यही करा, 90 ml पानी लिया, और पिछले बीकर ई से हमने इसमें 10 ml इसमें डाल दिया, ठीक है। आप देखिए जो पहला जो आपका ए वाले बीकर में जो पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन था वो काफ़ी कंसनट्रेटेड था, लेकिन लास्ट में आते आते क्या हो गया, छठे बीकर में आप देख सकते हो ये पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है। क्या हो चुका है, डाइल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर समझना आप कैसे, डीप पर्पल कलर से वो सीधे बन गया वेरी लाइट पिंक कलर। ये डीप पर्पल कलर हुआ करता था अभी, लेकिन ऐसा करने के बाद 5-6 करने के बाद जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर, वेरी लाइट पिंक कलर में हो चुका है, लेकिन कलर नहीं गया है। पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर अभी भी दिख रहा है इतना इतना करने के बाद भी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द डाइल्यूशन। आप जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे उसके पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लाइट होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, इवन फिगर में यहाँ पे पढ़िए, इवन आफ्टर डाइल्यूटिंग द पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन अ नंबर ऑफ टाइम द कलर ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट परसिस्ट इन द सॉल्यूशन। तो आपने ये एक्टिविटी देखी, इससे आपने समझा क्या, ये बहुत सारी बातें वही लिखी। आइए कंक्लूजन पे आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या शो कर रहा है, जस्ट 2 और 3 टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन इम्पैक्ट कलर टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए 2 से 3 टुकड़े ही हमने पोटेशियम के लिए थे, पोटेशियम पर मैग्नेट के, और उसने पूरा कलर दिखाया इतने सारे पानी में। आप समझिए 6 बार अगर आपने किया है तो 9×5=45, 450 ml ये हो गया, और 100 ml ये हो गया, टोटल मिला के आपका हो गया 550 ml। 550 ml में आप देखिए अभी भी कलर परसिस्ट कर रहा है इतने पानी में होने के बाद भी। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है उसके जो टुकड़े होते हैं उस वो खुद ही, एक टुकड़े की अगर मैं बात करूं तो उस एक टुकड़े में ना बहुत बहुत छोटे छोटे बहुत सारे लाखों मिलियंस पार्टिकल्स होते होंगे, ठीक है। विच कीप ऑन स्प्रेडिंग, जो स्प्रेड होते जा रहे हैं, इम्पार्ट करते जा रहे हैं कलर को, तभी तो कलर आया। आप खुद सोचिए ना, अगर ऐसा नहीं होता, पोटेशियम परमैग्नेट का ही टुकड़ा यानी उसका पार्टिकल ही तो है जो अभी भी कलर मौजूद है, क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट का कलर होता है पर्पल, और अगर अभी भी पर्पल जैसा कलर या कुछ कलर आ रहा है, इसका मतलब इतना डाइल्यूशन करने के बाद इसका मतलब पोटेशियम परमैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं है। तो ये इस बात का सबूत है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, वो इतने छोटे पार्टिकल से बना होता है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते।
ठीक है। तो कलर टू मोर एंड मोर वाटर ऑन डाइल्यूशन सिंस ईच टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज सपोज टू मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल देयरफॉर दीज पार्टिकल मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए ना, इतने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स अगर ये है, ये सबूत हमें दे रहा है, क्योंकि अगर ये कलर इम्पार्ट नहीं होता तो ये बात हम जान ही नहीं पाते कि भाई मैटर तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और ये बात, इस बात का सबूत है, इस बात के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित होती है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये शो करा कि एक कैरेक्टरिस्टिक शो करी क्या, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के बहुत बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब ये है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस मौजूद होता है। अब मैटर अगर सॉलिड हुआ तो स्पेस थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर मैटर लिक्विड हुआ तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैटर में अगर वो गैस हुआ तो उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कल भी आपने शायद ये बात पढ़ी होगी, आप चीनी लेते हो और पानी में डालते हो, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चीनी गायब कहाँ हो जाती है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये बात साबित करेंगे। तो क्या करना है, देखिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ बीकर, ठीक है, इतना बड़ा बीकर लीजिएगा 100 ml से ज़्यादा पानी आ सके। तो अब लेकिन हम लेंगे 100 ml पानी, ठीक है। तो 100 ml पानी हमने उस बीकर में लिया। अब हमने क्या करा, 50 ग्राम ले ली हमने चीनी। क्या ले ली, 50 ग्राम ले ली हमने चीनी। इसमें जो भी लिखा हुआ है आप पॉज करके रीड कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली चीज़ें बता रहा हूँ। तो 50 ग्राम आपने इसमें चीनी डाल दी, ठीक है। एक कांच का वो ले लीजिए, रॉड टाइप, ठीक है। उससे क्या करिए, कांच का या फिर चम्मच ले लीजिए, उससे क्या कर दीजिए, ये 50 ग्राम चीनी को इसमें डालिए 100 ml पानी जो बीकर में रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मैं बताना भूल गया, जो बीकर में आप 100 ml पानी लेंगे तो जैसे ही आप पानी फिल कर देंगे तो जो उसका लेवल जाएगा ना, वहाँ पे एक मार्किंग कर दें, एक मार्क लगा दें, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताता हूँ। अब डाल दीजिए 50 ग्राम पानी चीनी। तो आप खुद सोचिए ना, अगर 100 ml पानी में अगर मैं 50 ग्राम चीनी डालूंगा, कोई चीज़ डालूंगा, तो पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए लॉजिकली। आप 50 ग्राम चीनी की जगह आप 50 ग्राम का पत्थर डालिए, 50 ग्राम की लोहे की कोई चीज़ डालिए, पानी का जो लेवल है जो आपने मार्किंग करी है वो उससे ऊपर जाएगा, ठीक है। पानी का मार्किंग से ऊपर जाएगा। लेकिन चीनी के केस में क्या हुआ, जब हमने 50 ग्राम चीनी डाली, उसको स्टीयर करा, कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं कि शुगर का सॉल्यूशन तो बन चुका है, लेकिन मार्किंग से ऊपर नहीं गया पानी। ये क्या हो गया। अगर हम 50 ग्राम का पत्थर डालते, 50 ग्राम लोहे की कोई चीज़ डालते तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब चीनी अभी मौजूद है पानी में चिपक, क्योंकि चीनी गायब नहीं हुई है, चीनी तो अभी भी है, लेकिन वो कहाँ चली गई है। देखो, वाटर था हमारा लिक्विड, शुगर था हमारा सॉलिड। वाटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस मौजूद होता है, तो उन्हीं स्पेस के बीच में ये शुगर के पार्टिकल टूटे होंगे, और टूट के मोशन जो तो करते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो वो कहाँ पहुँच चुके होंगे, उन जगहों पे जहाँ पर वाटर जो कि लिक्विड है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद है, वहाँ पर, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। और एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पर भी पार्टिकल्स ने मूवमेंट शो करी है। पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं साइज़ में, तभी तो चीनी के हर एक टुकड़े के बहुत सारे जो पार्टिकल्स रहे होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल इधर उधर डिफ्यूजन करके, ठीक है, ये डिज़ोल्व हो चुके होंगे, शुगर सॉल्यूशन बना लिया होगा। और ये इस समय है कहाँ पर, ये अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जो जगह मौजूद खाली होती है पार्टिकल्स के बीच में। आप चाहे तो उठा के टेस्ट करिए, आपको सेम टेस्ट आएगा हर जगह पे पानी में, ठीक है। तो ये इस बात का सबूत है, ठीक है। तो ये मार्किंग नहीं बढ़ी ना, ये यही बता रहा है इस तरीके से। इसका मतलब ये बात सच होती है इस एक्सपेरिमेंट से कि पार्टिकल्स और मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ पानी का वॉल्यूम जैसा था वैसे का वैसे ही है, ठीक है। क्योंकि और एक और रीज़न और दूँ तो जो लिक्विड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक नहीं होता, तो उनमें इतना स्पेस तो होता है कि ये चीनी वगैरह जो है, जो कुछ चीज़ घुलती है, ये क्या हो जाए, इसके जगह में चले जाए। लेकिन पत्थर और उसके केस में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए, जो चीज़ डिजॉल्व हो सकती है ना, डिफ्यूजन करके मिक्स हो सकती है, वही चीज़ें पार्टिकल्स के बीच में जगह ले सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ डिजॉल्व नहीं हो रही आप वो पार्टिकल्स के बीच में जगह ले लिए। पत्थर जो है वो इतना नहीं है कि डिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसमें जगह नहीं ले पाएगा, तो उस समय आपका क्या होगा, मार्किंग का लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन चीनी या नमक के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो डिफ्यूजन करके मिक्स होते हैं, ठीक है। तो वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक कह रहा हूँ, टॉपिक तो सेम ही चल रहा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मीनिंग ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कभी भी एक जगह चैन से बिल्कुल नहीं बैठते, वो लगातार कोई ना कोई खुरापात, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह
जाते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। अगर स्पेस ज़्यादा है तो जिगजैग मोशन होने लग जाता है, स्पेस थोड़ा कम है तो थोड़ा बहुत जिगजैग मोशन होता है, लेकिन अगर स्पेस बिल्कुल ही कम है तो अपनी ही मीन पोजीशन पे वो इधर उधर करते रहते हैं, जैसा सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में स्पेस कम होता है जिसकी वजह से पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर होते नहीं हैं, ठीक है, और वो अपनी जगह पे मीन पोजीशन पे अपने आप को मतलब कॉन्स्टेंटली मूव करता है। लेकिन लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा कर सकता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, और गैस में उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। आइए, बेस्ट एविडेंस दैट पार्टिकल और मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। यार बिल्कुल बात सही इन्होंने कही है। सबसे बेस्ट एविडेंस क्या है? ब्राउनियन मोशन वाले जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करे होते हैं, डिफ्यूजन वाले जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उसकी मदद से तो हमने ये दिखाई दिया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो छोटे हैं और इसके अलावा वो लगातार मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमने ब्राउनियन मोशन से ये जाना था ना, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये तो है, ये तो ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स। कैसे? पहला है, हम लेंगे एक अगरबत्ती, ठीक है, इंसेंस स्टिक्स, ठीक है। तो जलावे के मतलब अगरबत्ती आपको जलानी है, ठीक है। तो व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक, तो जब हम अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक को, इंग्लिश में इंसेंस स्टिक बोलते हैं, हिंदी में अगरबत्ती बोलते हैं, ठीक है, उसे जलाते हैं एक कमरे के किसी एक कॉर्नर में या कोने में, तो आपको उसकी जो स्मेल है, जो उसकी फ्रेगरेंस है, कमरे के दूसरे कोने में बहुत आसानी से जल्दी से पहुंच जाती है, ठीक है। हुआ क्या है, ऐसा क्यों होता है, आप खुद बताइए। ये मैंने अगरबत्ती एक कोने में चलाई, दूसरी कोने में स्मेल पहुंच गई, इसका मतलब आप खुद सोचो, आपने अगरबत्ती जले, उसके पार्टिकल जो वेपर में बदले थे, मतलब आप जो पार्टिकल चल रहा है ना, उसके पार्टिकल्स को अगर मैं देखूँ तो हवा है, हवा के भी पार्टिकल्स होंगे और इसके पार्टिकल्स होंगे। इसके पार्टिकल्स और हवा के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, और टकराने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे से टकराते रहेंगे और मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, और इधर उधर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे 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 आपके पास भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन दैट द फ्रेगरेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन द एंटायर रूम वेरी क्यूटली टेल्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये इस बात का सबूत भी है। कैसे? आप समझिए, आपने तो अगरबत्ती जलाई थी एक कोने में, लेकिन आपको उसकी स्मेल दूसरे कोने तक आ रही है उस कमरे के। इसका कारण तो बिल्कुल यही है कि भाई कहीं ना कहीं अगरबत्ती के पार्टिकल है। देखो, अगरबत्ती की स्मेल चाहिए तो आपको अगरबत्ती बगल में होनी चाहिए, लेकिन अगरबत्ती एक दूसरे कोने में जलाने के बाद भी आपको कमरे के दूसरे कोने तक स्मेल आ रही है। इसका मतलब जो इंसेंस स्टिक आपने जलाई है उसके जो पार्टिकल्स है उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया ना, इसका मतलब वो मूव करते हैं, तभी तो आपको स्मेल आई, ठीक है। आप ऐसे ही समझिए जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल जो डिफ्यूजन कर रहे थे पानी के अंदर और एक जगह दूसरी जगह फॉल गए थे, तभी तो कलर पूरी जगह गया। वैसे ही इंसेंस स्टिक में भी आप समझिए, ठीक है, कि ये चीज़ हुई होगी। तो वैन अ फ्यू क्रिस्टल, ठीक है, आई बात समझ या नहीं आई? तो क्वेश्चन आ जाए वह ये क्यों पहुंच जाता है सेवरल मीटर्स अवे। और ये अच्छा, एक और चीज़ है कि जो जलाते हो तो उसमें तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर एक अगरबत्ती ऐसी रखी हो तो उसमें स्मेल नहीं आती है। इसका कारण ये है क्योंकि टेम्परेचर उस वक्त कम है काफ़ी, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए स्मेल के लिए हमें पास आना पड़ता है। अगर मोमबत्ती मतलब क्या, अगरबत्ती अगर आपकी जल नहीं, लेकिन अगर वो जल रही है तो कुछ ही टाइम में वो क्या होगा, आपके नाक के थ्रू आप उसको स्मेल कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे नाक तक वो पहुंच जाती है हम स्मेल कर पाते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल एक बार और बता देता हूँ। इंसेंस स्टिक भैया देखिए, उसके पार्टिकल डिफ्यूज होके है एयर के साथ मिक्स होके साथ आपके नाक तक पहुँचे और आपने क्या कर लिया, पहचान लिया कि ये तो अगरबत्ती की स्मेल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और एक्सपेरिमेंट है, किसके लिए, कि ये छोटे छोटे पार्टिकल जो है ये लोग कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इसके लिए हम लेंगे, आप लीजिए एक बीकर, उसमें लीजिए आप कॉपर सल्फेट के टुकड़े। हाँ, याद रखिएगा CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है और कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। इस बीकर के अंदर क्या करिए, इस बीकर के अंदर इस पर पानी के अंदर आप डालिए कॉपर सल्फेट। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा पानी जो है वो कैसा हो चुका होगा, ब्लू बदल चुका होगा। तो ये इस बात का सबूत है। देखिए, टुकड़े मैंने जब डाले थे तो किसी एक कोने में पड़ा होगा, लेकिन धीरे 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 कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, ये हमारा दोनों ही मैटर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल्स के साथ वो भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है। और जो भी जगह खाली होगी उसमें जाके बैठ गए होंगे, रह गए होंगे, डिफ्यूजन कर लिए होंगे एक तरीके से। मतलब दोनों के पार्टिकल एक दूसरे से इस तरीके से मिक्स हो गए कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही कैसा दिखने लग गया, ब्लू कलर का। क्योंकि आपको पता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसलिए कलर वो दिख रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को
मैं बताऊँ तो ये एक और हमारा एग्जांपल है डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। देखिए डिफ्यूजन का सिंपल मतलब है किसी एक मैटर के पार्टिकल्स किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ अगर मिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्लैक में लिखा ब्लैक पॉइंट लिखा है, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ कॉपर सल्फेट पार्टिकल एज वेल एज वाटर पार्टिकल, जिसकी वजह से वो अच्छे खासा मिक्स हो गए, डिफ्यूजन कर गए। तो ये हुआ ही इस वजह से है, ब्लू कलर फैला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये इस बात का फिर से सबूत है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद सोचिए ना, पूरा सॉल्यूशन ब्लू क्यों होता, पानी तो कलरलेस होता है ना, समझे। पानी कलरलेस इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि अगर उसके पार्टिकल इधर उधर गए भी होंगे तो, लेकिन कॉपर सल्फेट के अगर पार्टिकल जाएंगे तो अपने साथ नीले कलर को भी तो लेके जाएंगे। इसका मतलब ये इस बात का सबूत है, इस बात ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है, ये शो करता है कि मैटर्स और पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर आपके एग्जाम में आए कि शो दिस कैरेक्टरिस्टिक बाय एन एक्टिविटी, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड और ये सब, ठीक है। दो दो यहाँ पे हो गए, दो उससे पहले भी हमने पढ़ रखा है, पार्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इसके बाद बात आ रही है पार्टिकल्स और मैटर अट्रैक्ट चीज़ अदर। क्या मतलब होता है इसका, पार्टिकल्स और मैटर जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्या मतलब होता है इसका, भाई अब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे हम एटम है मॉलिक्यूल कहते हैं। वो जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को एक फोर्स के साथ खींचते हैं। इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेशन या इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। मतलब पार्टिकल्स जो है उनके बीच के जो फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है बिटवीन द पार्टिकल्स, और कोहेशन भी कहते हैं, ठीक है। से नहीं, कोहेशन तब कहेंगे जब जो पार्टिकल है वो सेम सब्सटेंस का हो, ठीक है तब। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन, ठीक है। दो सब्सटेंस के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसे कोहेशन कहते हैं, ठीक है। जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा एग्जांपल लेके। इसके लिए आप लीजिए एक काम करिए, आप लीजिए चौक की। अगर आपको ये जानना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। अच्छा एक और ज़रूरी बात है कि जो पार्टिकल्स हैं ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कोहेशन है आपका, हर पार्टिकल्स में अलग अलग होता है। मतलब किसी में मजबूत होता है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पर देखिए एक क्रोम एलम क्रिस्टल है, एक सॉलिड होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको तोड़ने में फिर उतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अच्छा ये क्रोम एलम क्रिस्टल्स के वो क्या हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं। इस तरीके से अरेंज होते हैं पार्टिकल। दीज पार्टिकल अट्रैक्ट वन एन अदर विद अ लार्ज फोर्स, और एक पार्टिकल दूसरे को लार्ज फोर्स के साथ खींचता है। ये जो आपका क्रोम एलम क्रिस्टल है उसी का ये रिप्रेजेंटेशन है कि इसके पार्टिकल्स ऐसे अरेंज रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब अगर पार्टिकल जो छोटे छोटे अरेंजमेंट इसकी इस तरीके से होती है, ठीक है। अच्छा अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके लिए हम लेंगे चौक, ठीक है। हम लेंगे क्यूब ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है वो, और एक आयरन नील, ठीक है, मतलब लोहे की कील, और आप लोगे एक हथौड़ा यानी कि हैमर, ठीक है। अब एक एक करके आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चौक सामने रखोगे, आइस ऑफ क्यूब और आयरन नील। हथौड़े से क्या करोगे, तीनों को सेम फोर्स के साथ बीट करोगे, मारोगे। तो आप देखोगे कि चौक टूट जाएगा बड़ी आसानी से। आइस क्यूब को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कील को तोड़ने के लिए आप बहुत मेहनत करो तो भी कील जो है वो टूटेगी नहीं। तो इस बात का सबूत है कि जो चौक के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं रहे होंगे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तभी तो बांध के रखा हुआ था चौक के टुकड़े को। लेकिन जैसे ही आपने हैमर दिया, हैमर देने पे आपने क्या करी, अपनी एनर्जी खर्च करी, अपने एनर्जी से आपने फोर्स दिया, ठीक है। और उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, जो इन चौक के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था उससे कई गुना ज़्यादा फोर्स हमने लगाया हैमर की मदद से, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो चौक के टुकड़े या चौक कहूँ तो सेपरेट हो गए, बिखर गए। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स एक दूसरे को जो बांधे हुए थे वो क्या हो गए, ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। समझ आ गई बात। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, आइस ऑफ क्यूब की, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी। इसका मतलब अगर ज़्यादा मेहनत लगी, इसका मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं उस एक दूसरे को ज़्यादा ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा उसको तोड़ने के लिए। समझिए ना, कोई भी चीज़ है, कोई मैटर है, अगर उनके पार्टिकल्स उसको बहुत मजबूत से होल्ड कर रहे हैं, ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। अब आ जाइए लोहे पे। लोहे के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ खींचते हैं,
ठीक है। तो इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ खींचने की वजह से इसको तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो जो कि हैमर से अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको एक बात तो समझ आ रही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयरन में होता है बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बार हम लोग लेंगे क्या, अपने हाथ को लेंगे, ठीक है। ओके, बस हाथ की ज़रूरत है, हाँ हाथ को लेना है, ठीक है। हाथ को लेने का करना क्या है कि अपने हाथ को ना बाथटब में पानी में आप एक बार वो करके देखिए, ठीक है। फिर ऐसे वो करके देखिए, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे मूव करके देखिए, ठीक है। आपको कैसा लगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, दिमाग में रिमेंबर करिएगा। अब उसको हाथ में, वही चीज़ को आप हाथ से ऐसे हवा में करिए। आप एक चीज़ गौर करेंगे, जब आपने ये चीज़ पानी में करी तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने हैंड को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, लेकिन एयर में आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं बोलूँ कि आप अपने हाथ को किसी लक्कड़ के टुकड़े से, ठीक है, मूव कराइए, ठीक है, या तो ये कराइए, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, हम मूव ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो प्लैंक ऑफ वुड है, मतलब लक्कड़ से बना जो प्लैंक है, जो ये लक्कड़ का जो टुकड़ा है जो भी है, उससे मूव इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी पास पास हैं, और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसी वजह से हमारे पास इतना स्पेस मौजूद नहीं है, या फिर इतनी एनर्जी अभी नहीं है कि हम उससे मूव करा पाएँ क्या, अपने हैंड को, ठीक है। उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो लास्ट में आप कंक्लूजन पॉइंट देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैस मैटर। ये भी अच्छी बात है। देखिए 3 तरह के मैटर होते हैं, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मेन है। सॉलिड में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है और स्पेस सबसे कम होता है, ठीक है। अपनी मीन पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ सॉलिड की जगह किसकी, क्या बोलते हैं उसकी, गैस की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके में स्पेस होने की वजह से, स्पेस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। स्टोनिक्स, अब इसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग रिजिड और नहीं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिजिड, मतलब पढ़ेंगे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग रिजिड और क्या बोलेंगे, एक और वर्ड आता है ना, रिजिड एंड फ्लूइड के बारे में। हाँ, मैं आपको वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ रिजिड एंड फ्लूइड क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में एक बार रिपीट भी कर दूंगा। रिजिड का मतलब होता है जो चीज़ बेंड ना हो पाए, जो चीज़ फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। सॉलिड्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, अनबेंडेबल होते हैं, और क्या होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स अगर खर्च करना पड़ता है उसे बेंड करने के लिए, तो वो रिजिड होते हैं मोस्टली। जैसे आप ये देख सकते हो, स्टोन जो है वो सॉलिड है, ये रिजिड है, ठीक है, हार्ड है, स्टिफ है। मिल्क जो लिक्विड है तो ये फ्लूइड है। अच्छा, फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर जो फ्लूइड है उसको रखने के लिए, उसको एक जगह रखने के लिए भी कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं रखोगे तो फ्लो कर जाएगा, इसलिए उसको फ्लूइड बोलते हैं। अच्छा, फ्लूइड के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कौन सा फ्लूइड है, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड है, ठीक है। द मैटर विच कैन फ्लो इजिली इज नोन एज फ्लूइड। लेकिन सॉलिड जो है वो फ्लूइड नहीं है, वो हमारा रिजिड मटेरियल है, ठीक है। समझ आई बात। मिल्क नहीं है, गैस नहीं है, आसानी से बेंड हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं ये, ठीक है। क्लोरीन की बात करूँ तो फ्लास्क के अंदर क्या है, ये फ्लास्क के अंदर क्लोरीन भरा हुआ है, ये भी एक तरह का क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा रिजिड और फ्लूइड का मतलब क्या होता है। इसी से नाम आता है रिजिडिटी। तो वो प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस को रिजिड प्रॉपर्टी देती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। तो ये प्रॉपर्टी एक तरह की जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस अनफ्लेक्सिबल, अनबेंडेबल हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। और व्हाट इज़ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे कोई सब्सटेंस फ्लो कर जाए, अपनी पोजीशन को चेंज कर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। एक और हाँ, सबसे बड़ी सबसे ज़रूरी बात क्या है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ लिक्विड और गैस की, तो लिक्विड को ध्यान रखो, आप बिना कंटेनर के नहीं रख सकते, ना ही गैस को रख सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। अगर आप 1 लीटर पानी लो, उसे 20 लीटर की बाल्टी में डाल दो तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे कंटेनर को फिल कर देगा। लेकिन आप 1 किलो गैस ले लीजिए, चाहे 2 किलो गैस ले लीजिए, चाहे 10 किलो गैस ले लीजिए, अगर वो एक कंटेनर मान लीजिए 20 किलो की कोई कंटेनर या सिलेंडर है, उसके अंदर आप 14 किलो की गैस भर पा रहे हैं, तो वो उतनी जगह में फिर आराम से फिट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 किलो भी गैस भरेंगे तो वो पूरी जगह को इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी सी जगह, आप 1 किलो गैस डालेंगे थोड़ी सी जगह में करेगा, नहीं, वो फैलेगा, पूरा ही फैलेगा, ठीक है, पूरी ही स्पेस को लेगा। लेकिन अगर ये लिक्विड में आप करते, जो कि एक और फ्लूइड है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और ज़रूरी बात,
जो सॉलिड होता है, सॉलिड के साथ आप ये नहीं कर सकते क्योंकि फ्लूइड नहीं है, ठीक है। इसको रखने के लिए कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी शेप फिक्स्ड होती है, अपने आप नहीं बदलती। लेकिन लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती, ना ही गैस की होती है, जिस कंटेनर में डालो उसी की शेप ले लेगा ये, ठीक है। अब बात करूँ मैं, आप ओपन कंटेनर में आराम से लिक्विड को रख सकते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप जिस कंटेनर में रखेंगे उसके निचले हिस्से में रहेगा, ऐसा नहीं है कि कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से में रुक जाएगा पानी, नहीं, उसके बेस के साथ टच करते हुए रहेगा। लेकिन गैस की बात करूँ तो इसे ओपन कंटेनर में नहीं रखते, अगर आप रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमने किया, समझा रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है, रिजिडिटी, और ये भी समझ लिया हमने। आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हो। अच्छा, एक सैम्पल प्रॉब्लम है, व्हाट हैपेंस टू द शुगर व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, चीनी को क्या होता है जब वो पानी में घोला जाता है, व्हाट डज द वेयर डज द शुगर डू, वन इन्फॉर्मेशन डू यू गेट टू द नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम द डिस्टिल। मैं एक सिंपल बात करूँ कि पानी के अंदर आप जब शुगर डालते हैं, मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये टूटना स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 अपनी मूवमेंट करके, ठीक है, मूवमेंट करके डिफ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है, और इधर से उधर चले जाते हैं। शुगर गई कहाँ पे, जो खाली स्पेस मौजूद नहीं था पानी के बीच में, उसके अंदर चली गई, ठीक है। इससे आपको क्या मिलता है, मैटर का कौन सा नेचर के बारे में, यानी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है कि मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये पता चलता है, बताओ। बिल्कुल, शुगर के स्पेस में कहते ये होता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और पता चल रही है, बताना, कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव नहीं करते तो पानी हर जगह से मीठा नहीं लगता। वेन अ शुगर डिजॉल्व इन वाटर द टाइनी क्रिस्टल, ये तो आंसर था चालू है, लेकिन वो नेक्स्ट पेज में। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ लिया। अच्छा, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे फाइनली। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए हमने एक्टिविटी करी, उसके लिए हमने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया था, और क्या लिया था, वाटर लिया था, जिसमें लगातार मिलाते गए, 10 ml निकाला, फिर 90 में डाला, फिर 10 ml निकाला, 90 में डाला, और देखा कलर अभी भी रह रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टिकल अभी भी मौजूद है। इसका मतलब एक एक छोटा सा टुकड़े में ही लाखों पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। इसमें स्पेस होता है, तो आप इसके लिए ले लीजिए पानी और चीनी ले लीजिए। आप देखेंगे चीनी गायब हो गई, और मार्किंग करके रख लीजिए, मार्किंग बढ़ेगी नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें चीनी उस जगह पे चली गई है, दिखना बंद हो गई है, तो वो क्या होता है, मैं वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन स्पेस में रह गई है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसके लिए आप अगरबत्ती का एग्जांपल ले चुके हैं, कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन का एग्जांपल ले चुके हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल ले चुके हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हमने, और चीनी और उसका भी ले सकते हैं, पानी का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ, ठीक है, उसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं, या इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमने क्या करा, इसके लिए भी हमने वो करा, वो 3 चौक एग्जांपल्स लेके देखे, चौक वाला, ये वाला, कि भाई देखो मारने के तोड़ने का जो अलग अलग फंडा है वो अलग अलग है हर सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये चैप्टर कर लिया है, ठीक है। अगर कोई नोट्स इसके बना रहा है तो मैंने मार्क कर दिए हैं पॉइंट्स, आप इसमें से बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स आपको लगता है ये ज़्यादा इररेलेवेंट, नहीं, वैसे इररेलेवेंट नहीं है, आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आता है, इसको रिवाइज करते रहिए लाइन से। अब हाँ, होमवर्क में जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं मेरे से, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग से एक बार सारा रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ओरल क्वेश्चंस या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज वाले। ओके, समझ आ रहा है, एक बार बता देना। तो आज का टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कल हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। उसके पहले मैं आपको रिजिडिटी और क्या बोलते हैं फ्लूइडिटी, मतलब रिजिड और फ्लूइड क्या होते हैं उसके वो बता दूंगा स्टार्टिंग में शॉर्ट में। ओके, तो लेक्चर थोड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन लेक्चर बड़े हैं लेकिन काम के हैं, आपको एक एक बातें तसल्ली पूर्वक बताई जाएंगी, तो आराम से जुड़े रहें और समझते रहें। कोई दिक्कत हो तो बता दें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लास्ट की जो 2 वीडियोज़ है वो हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली ऐसे बनी हुई है फ़ोन में, लेकिन ये हमने हॉरिजॉन्टली बनाई है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।